नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिबेंद्र 1967 पर। वो देखिएगा दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने सुपर टेट से रिलेटेड क्वेश्चनों को लेकर आए हैं दोस्तों। जो आपका आने वाला सुपर टेट एग्ज़ाम है दोस्तों, उससे रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। और दोस्तों, हम यहाँ पर आप लोगों के सामने चैलेंज से कह सकते हैं कि ये जो वीडियो आप देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे यदि आप वीडियो में लास्ट तक रुकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे गारंटी से कह सकता हूँ मैं कि 2 से 3 नंबर दोस्तों आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। एग्ज़ाम कब भी हो दोस्तों, चाहे जनवरी फरवरी में हो या मार्च अप्रैल के समथिंग हो, एग्ज़ाम होना ही होना है। इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम होना ही होना है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पर आपको इसी वीडियो से, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, इसी वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जो सुपर टेट 2021 या 2022 होगा दोस्तों, उसमें यहाँ से 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन पक्का फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल साहिबेंद्र 1967 को देखेगा दोस्तों, साहिबेंद्र 1967 को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों बेल आइकन ज़रूर दबा दें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आप लोग बस बने रहिएगा, वीडियो में मज़ा आ जाएगा आपको दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, मैकाले का विवरण पत्र। दोस्तों, मैकाले का जो विवरण पत्र है दोस्तों यह कब आया था? यह 2 फरवरी 1835 में आया था दोस्तों। 2 फरवरी 1835 में आया था दोस्तों। यहाँ पे इससे संबंधित कुछ फैक्ट बता दूं मैं आपको दोस्तों। इसको जो मैकाले का विवरण पत्र है दोस्तों, जो इसका दूसरा नाम है दोस्तों, इसको हम स्मरण पत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, स्मरण पत्र के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये कब आया था दोस्तों? 2 फरवरी 1835 में आया था। गवर्नर जनरल की परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। जो उस समय का जनरल गवर्नर था दोस्तों, वो था विलियम बेंटिक दोस्तों। ये था उस समय का गवर्नर जनरल। तो दोस्तों इसकी अध्यक्षता में ये पेश किया गया था दोस्तों। तो इसका माध्यम क्या था, पेश करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसको पेश करने का उद्देश्य था दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा को प्रसारित करना, अंग्रेजी शिक्षा को बहुत ज़्यादा वैल्यू देना दोस्तों। वो अपने इंडिया के अंदर तात्कालीन उस समय पर दोस्तों, हम लोग इनके ही शासनकाल में रहते थे, तो ये तब की बात है। तो दोस्तों वहाँ पे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का उद्देश्य था इसका। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मिलेगी दोस्तों। हर एक क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। बस आप लोग बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और वीडियो यदि अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, वुड का घोषणा पत्र। दोस्तों ये वुड का जो घोषणा पत्र कब आया था? 19 जुलाई 1854 को। ये जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था दोस्तों 1857, उसके आसपास ही आया था दोस्तों। और यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि जो वुड का घोषणा पत्र है दोस्तों, यहाँ पे याद रखिएगा, एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। जो वुड का घोषणा पत्र है दोस्तों, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। भारतीय शिक्षा का क्या कहा जाता है दोस्तों? मैग्ना कार्टा। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मैग्ना कार्टा, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और दोस्तों इसके अलावा देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैग्ना कार्टा से बहुत सारे क्वेश्चन कई बार फंसते हैं। मैग्ना कार्टा ये शब्द हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैग्ना कार्टा, यहाँ पर आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पर पूछा जाता है कभी कभी कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है वह भाग 3 को कहा जाता है दोस्तों। हमेशा याद रखिए, भाग 3 को कहा जाता है। ये रोमन में लिखा है, आप डिजिट में लिख सकते हैं दोस्तों। इसको कहा जाता है क्या? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। दोस्तों हम यहाँ पर भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं। भारतीय संविधान का जो मैग्ना कार्टा है उसे किसे कहा जाता है? भाग 3 को। दोस्तों भाग 3 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों ये हमेशा याद रखिएगा, भाग 3 में दोस्तों जो वर्णन किया गया है वो हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है।
हमेशा याद रखिएगा। आप लोग पेन पेपर भी लेकर बैठ सकते हैं दोस्तों। आप लोग नोट करते जाइएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। आप लोगों के लिए PDF भी लास्ट में दे दी जाएगी, लेकिन जो मैं लिख रहा हूँ अलग से दोस्तों फैक्ट, वो आपको नहीं मिल पाएंगे दोस्तों। ये PDF तो मिल जाएगी, लेकिन जो मैं अलग से बता रहा हूँ दोस्तों वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। इसलिए आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे मैग्ना कार्टा, यहाँ पे मैंने देखिए, यहाँ पे एक ए मैग्ना कार्टा हो गया दोस्तों और एक ए हो गया। ठीक है दोस्तों। ये वुड के घोषणा पत्र को हम मैग्ना कार्टा करते हैं, मतलब भारतीय शिक्षा का ये मैग्ना कार्टा है जो वुड का घोषणा पत्र है। और दोस्तों जो भाग 3 है जो हमारा संविधान का, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है दोस्तों, वह संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है मैग्ना कार्टा से दोस्तों। कभी कभी पूछा जाता है कि पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं दोस्तों, एनवायरनमेंट का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जो पर्यावरण का मैग्ना कार्टा है दोस्तों वह किसे कहते हैं, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों जो, इनको क्या कहा जाता है, भारतीय क्या दोस्तों, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। किसका मैग्ना कार्टा दोस्तों, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। हमेशा याद रखिएगा, पर्यावरण का मैग्ना कार्टा। ये 3 चीज़ें हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इस बार इन 3 में से किसी एक का आने की 100% उम्मीद है दोस्तों। यहाँ पे हम थोड़ा बात कर लें इसकी, जो हमारा पर्यावरण का मैग्ना कार्टा है दोस्तों, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। जो सन 1976 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों या तत्वों में जो 42वां संविधान संशोधन द्वारा एक अनुच्छेद जोड़ा गया था दोस्तों, एक अनुच्छेद जोड़ा गया था दोस्तों 48 का या 48A लिखा आ सकता है दोस्तों। ये जोड़ा गया था, जो यह घोषणा करता है, इसके अंतर्गत ये सब लिखा गया है कि जो यह घोषणा करता है कि देश में सरकार पर्यावरण की रक्षा एवं संवर्धन के लिए वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करती रहेगी या प्रयास करेगी और प्रयास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, हम बात किसकी कर रहे थे, ये तो हम अभी पर्यावरण का जो मैग्ना कार्टा है उसके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हमारा मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर, वुड का घोषणा पत्र, इसके बारे में दोस्तों बता रहे थे हम। तो दोस्तों इसके बारे में पूरी तरह से जान लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों जो इसका प्रचार प्रसार किया था दोस्तों, वह सर चार्ल्स वुड ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार और महिलाओं की शिक्षा पर जोर देने के लिए 1854 में दोस्तों, 1854 में तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो उस समय के गवर्नर जनरल थे दोस्तों, जब ये मैग्ना कार्टा आया था दोस्तों, वुड का घोषणा पत्र आया था दोस्तों, उस समय जो जनरल गवर्नर थे दोस्तों वह कौन थे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे दोस्तों। लॉर्ड डलहौजी, कई बार हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य हड़पने की नीति किसकी थी, तो दोस्तों वो यही है वो लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा हमेशा, लॉर्ड डलहौजी इसी की थी राज्य हड़पने की नीति। और राज्य हड़पने का इसका उद्देश्य क्या रहता था कि जिस भी दंपत्ति की औलाद नहीं होती थी दोस्तों, वह यह लॉर्ड डलहौजी उसके सारी संपत्ति को या उसके घर गृहस्थी को हड़प लेता था दोस्तों। दंपत्ति से आप लोग हिंदी में पूछा जाता है, आप लोगों को दंपत्ति भी देखने को मिल जाएगा, एक बार आया था टेट में दोस्तों। दंपत्ति हम कहते हैं पति पत्नी का जो पेयर होता है दोस्तों, उसे कहते हैं हम दंपत्ति, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, जिस भी दंपत्ति की औलाद नहीं होती थी उसका राज्य ये हड़प लेता था। ठीक है दोस्तों, कोई राजा हो या कोई गांव देहात का हो, कोई भी हो दोस्तों, उसका राज्य हड़प लेता था। कौन, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था वुड के घोषणा पत्र की। ठीक है दोस्तों, तो लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा, किसने लिखा दोस्तों, चार्ल्स वुड ने लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा है, जिसे वुड का घोषणा पत्र कहा गया। ठीक है दोस्तों, इसमें कहा गया कि जो प्राथमिक शिक्षा है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा आप लोग समझ रहे होंगे दोस्तों, जिस चीज़ के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, 1 to 8 यानी 1 से 8 तक की जो प्राथमिक शिक्षा है, उसे दोस्तों इसमें कहा गया था कि उसे मातृभाषा, हमेशा याद रखिए, मातृभाषा में होना चाहिए। और दोस्तों
जो इससे ऊपर की शिक्षा है, मतलब उच्च शिक्षा है, विश्वविद्यालय की शिक्षा है दोस्तों, उसका जो माध्यम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, मतलब अंग्रेजी होना चाहिए, ये बताया गया था इसमें। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को ऐसी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ना फंसे दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डाउनलोड करके रख लीजिएगा इस वीडियो को, और जब एग्ज़ाम दे के वापस लौटें तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं गारंटी से कह रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैंने एग्ज़ाम दिया था 6 जनवरी 2019 को, 6 जनवरी 2019 का जो एग्ज़ाम दिया था 69,000 शिक्षक भर्ती का दोस्तों, उसमें भी यहीं से 3-4 क्वेश्चन आए थे। जितना मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के दे रहा हूँ दोस्तों, इसी में से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग इसे सीरियस लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। आप लोग शेयर करते रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिएगा। पीडीएफ की टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। बस आप लोग को जो मैं फैक्ट लिख के बता रहा हूँ एक्स्ट्रा दोस्तों, वो नहीं मिलेंगे, इसलिए आप लोग पेन कॉपी लेकर ही बैठिएगा। ठीक है दोस्तों, और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है, हंटर कमीशन। हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है दोस्तों, ये कब आया था, 1882 में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों ये आया था कब, 1882 में दोस्तों। ये लॉर्ड रिपन, आपने लॉर्ड रिपन का नाम सुना होगा दोस्तों। लॉर्ड रिपन जिसने शासन किया था 1880 से लेकर 1884 तक शासन किया था दोस्तों। तो उसके समय पर आया था क्या, हंटर कमीशन, या इसका दूसरा नाम है भारतीय शिक्षा आयोग। तो दोस्तों जो 1880 से लेकर 1884 में ब्रिटिश शासित भारत में की गई थी दोस्तों। इसकी स्थापना, भारतीय शिक्षा या हंटर कमीशन की जो स्थापना है दोस्तों, वह 1882 में की गई थी, लेकिन जो इसके शासनकाल में की गई थी, किसके, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जिसका शासन चला था 1880 से 1884 तक। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों, जो सदस्य थे, कुल सदस्य थे दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, कुल सदस्यों की संख्या 25 थी दोस्तों। और इसमें जो भारतीय सदस्य शामिल थे दोस्तों, जो हमारे देश के सदस्य शामिल थे दोस्तों, वो 7 थे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जानकारी अच्छी लग रही हो, आप लोग शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए अगले फैक्ट पर चलते हैं। देखिएगा दोस्तों, इसी में अभी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, बस हम आपको इम्पोर्टेंट बता रहे हैं दोस्तों। इसमें जो बैठक हुई, इसमें जो बताया गया दोस्तों, इसमें कहा गया कि संपूर्ण देश के शैक्षिक कार्यकलापों और परिस्थितियों की जाँच का गहन अध्ययन करने के बाद जब ये सब पूरा हुआ, लॉर्ड रिपन ने इसको जाँच किया, इस पर पूरी तरह से पढ़ लिख के पूरी सबकी सहमति हुई। तो दोस्तों 1883 में यहाँ पर इसने ये जो ये नोट बनाया दोस्तों, वो 600 पेजों का, 600 पेज थे उसमें। जो इसका ये जो भारतीय शिक्षा आयोग बना दोस्तों, उसमें 600 पेजों की एक बुक थी दोस्तों। उसको प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें शिक्षा के लगभग सभी स्तरों एवं पक्षों पर महत्वपूर्ण सिफारिश की गई। ठीक है दोस्तों, जो 600 पेजों की जो बुक थी दोस्तों, उसमें शिक्षा के सभी पहलुओं को लिया गया दोस्तों, और उसकी सिफारिश की गई आगे चल के कि इसको अमल में लाया जाए। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, आप लोग शेयर करते रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगले पॉइंट को देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, कोठारी आयोग। देखिएगा दोस्तों, कोठारी आयोग या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-1966। देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, जो कोठारी आयोग है दोस्तों, इसकी स्थापना, मतलब इसका जो गठन किया गया दोस्तों, कब किया गया था, इसका गठन किया गया था दोस्तों 14 जुलाई 1964 को किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1964 को किया गया था, 14 जुलाई 1964 को कोठारी आयोग, या दूसरा नाम है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसका गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया था दोस्तों। इसमें जो सदस्यों की संख्या थी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग, सदस्यों की संख्या 17 थी, मीन्स 17 थी। ठीक है दोस्तों, इसका मैं दूसरा नाम आपको बता ही चुका हूँ, दूसरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, या फिर कोठारी आयोग का दूसरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। ठीक है दोस्तों, आप लोग शेयर करते रहिएगा, अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट है हम उसके बारे में
पूरी डिटेल से बताते चलेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी दोस्तों वो कब आई? 1986 में। ठीक है दोस्तों, 1986 में। जो नवीन शिक्षा नीति आई दोस्तों वो 1992 में आई दोस्तों। जो अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई है दोस्तों वो 2020। ठीक है दोस्तों, तो जनार्दन रेड्डी समिति है दोस्तों वो कब आई? 1992 में। और जो प्रोफेसर यशपाल समिति है दोस्तों 1992-93 में आई। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों उसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते चलेंगे। इन सब से जिसको मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों इसको डायरेक्ट ऐसे ही डेट पूछी जाती है, बाकी कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा कब आई? 2005 में दोस्तों। इसी को कहते हैं NCF, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं दोस्तों, तो इसको हम कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा या पाठ्यक्रम की रूपरेखा या नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है दोस्तों, 2005। ठीक है दोस्तों, आगे चलिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा दोस्तों। वर्धा शिक्षा नीति यह आई कब दोस्तों? 1937 में। कौन लाए थे? महात्मा गांधी जी। देखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी जी से भी फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 2 अक्टूबर को हुआ था इनका, 2 अक्टूबर 1869 में। गांधी जी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पे हुआ था? गुजरात के पोरबंदर शहर में। याद रखिएगा, गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनको हम सभी जानते होंगे, हर एक बच्चा जानता होगा दोस्तों। हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई? तो दोस्तों यह 4 नवंबर 1948 को हुई। हमेशा याद रखिएगा, 4 नवंबर 1948 को। ठीक है दोस्तों, और विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? वह थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा डॉक्टर राधाकृष्णन के पास कुछ यहाँ पर जिक्र कर लें। यह आयोग कब आया था दोस्तों? यह आयोग आया था दोस्तों 4 नवंबर 1948 को। देखिएगा दोस्तों, 4 नवंबर 1948, 1948, 4 नवंबर 1948 को आया था। 4 नवंबर 1948 को इसको नियुक्त किया गया था। इस आयोग ने 24 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। भारत सरकार को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी दोस्तों? डेट लिख लीजिएगा, 24 अगस्त 1949। ठीक है दोस्तों, नोट करते जाइएगा। 24 अगस्त 1949 को इस आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। बने रहिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है। लास्ट तक आप लोग बने तो रहिएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी 23 सितंबर 1952 को। ठीक है दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो वह थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। यहाँ पे दोस्तों यहाँ से भी फैक्ट बनता है, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर से भी फैक्टर बनता है दोस्तों। मुदालियर आयोग भी कहते हैं इसको दोस्तों। माध्यमिक शिक्षा आयोग को हम अन्य नाम से जानते हैं, मुदालियर आयोग। और दोस्तों यह कब आई थी? यह आई थी 23 सितंबर 1952। ठीक है दोस्तों, 23 सितंबर याद रखिएगा हमेशा, 23 सितंबर 1952, मतलब 1952 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, बने रहिएगा, बस वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम कब आया? 1993 में। कारखाना अधिनियम कब आया दोस्तों? 1948 में। प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था अकेडमी, प्लेटो द्वारा जो स्थापित संस्था वो क्या है दोस्तों? अकेडमी। अंग्रेजी में भी देख लीजिएगा, अकेडमी। संपूर्ण साक्षरता अभियान कब चालू हुआ? 5 मई 1988 को। सर्व शिक्षा अभियान योजना कब
प्रारंभ हुई दोस्तों, या 2001 में हुई। विश्व भारती की स्थापना कब हुई दोस्तों, या 1922 में हुआ। किसने की? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी पर भी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जो हमारे राष्ट्रगान के लेखक हैं दोस्तों, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं। और दोस्तों इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा था सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, आगे चलिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। फ्रॉवेल का किंडरगार्टन प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों 1839 में। ठीक है दोस्तों, गोखले विधेयक कब आया दोस्तों? या 1911 में आया। और यशपाल समिति का सुझाव 1990 में आया। मतलब बोझ संबंधी शिक्षा, मतलब जो हम लोगों के समय पर जब हम लोग जाते थे स्कूल, तो दोस्तों उस समय पे मतलब भारी भारी बैग ले जाते थे। आजकल तो बच्चे चले जाते रजिस्टर लेके, 2 बुक्स लेकर, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई होती है कि मंडे को ये सब्जेक्ट रहेगा, ट्यूसडे को ये सब्जेक्ट रहेगा, वेडनेसडे को एक सब्जेक्ट रहेगा, तो उसी हिसाब से हम बुक ले जाते हैं। लेकिन अपने समय पर जब हम लोग पढ़ते थे, शायद इसी टाइम पे, तो आप लोग भी पढ़ते होंगे, शायद मुझसे पीछे रहे होंगे आप लोग, थोड़ा बहुत पीछे रहे होंगे, तो वहाँ उस समय पे पता होगा आप लोगों को दोस्तों कि हम लोग भारी भारी बैग लेके जाते थे। ठीक है दोस्तों, तो उसी से संबंधित आया था यशपाल समिति का सुझाव 1990 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार कब आया दोस्तों? यह 4 अगस्त 2009 को। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक फैक्ट हमेशा याद रखिएगा, ये 4 अगस्त 2009 की बात कर रहा है। कब आया था? ये RTE की बात हो रही है दोस्तों, राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। देखिएगा दोस्तों, ये कब आया? 4 अगस्त 2009 को। लेकिन ये लागू कब हुआ दोस्तों? ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है दोस्तों, 1 अप्रैल 2010 को। इसका जो वर्णन किया गया है दोस्तों, वो अनुच्छेद 21A में किया गया है। याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, 21A या 21 का पूछा जाएगा आपसे, हमेशा याद रखिएगा। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो 6 जनवरी 2019 में सुपर टेट 69,000 शिक्षक भर्ती वाला जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि मैं भी उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है दोस्तों, 21A में चर्चा की गई है। ये आया कब था? 4 अगस्त 2009 में। लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। जम्मू कश्मीर को छोड़ के जितने भी भारत के राज्य हैं, सभी राज्यों में 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, मतलब 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उन सबको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और शेयर करते जाइएगा, अधिक से अधिक शेयर करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? जनसंख्या शिक्षा राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में कब लागू हुआ? तो दोस्तों यह 1969 में। बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की गई दोस्तों? यह की गई 20 नवंबर 1989 में। किसके द्वारा की गई है? UNO के द्वारा की गई दोस्तों। लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे की गई थी। लेकिन दोस्तों जब भारत में जो की गई दोस्तों, भारत में कब की गई इसकी घोषणा? 11 दिसंबर 1922 को। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता दूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया है UNO। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। इससे आपसे पूछ लेगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों इसको यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ या संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? देखिएगा दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था? UN का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था कि भविष्य के युद्धों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। मतलब जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद UNO की स्थापना की गई दोस्तों, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद UNO की स्थापना की गई। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो इसका मुख्यालय है दोस्तों, मतलब हेडक्वार्टर है UNO का दोस्तों, वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, मतलब USA में, अमेरिका में है इसका मुख्यालय। न्यूयॉर्क, अमेरिका के अंतर्गत एक सिटी आती है न्यूयॉर्क, आप लोग परिचित होंगे, तो वहाँ पे इसका मुख्यालय है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दोस्तों UNO के अंग कितने हैं, तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा UNO के जो अंग हैं दोस्तों वो 6 हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका मुख्यालय है दोस्तों, हम आप लोगों को बता चुके हैं, मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ है? न्यूयॉर्क में है दोस्तों। न्यूयॉर्क कहाँ आता है दोस्तों?
यह न्यूयॉर्क अमेरिका का एक बहुत ही फेमस शहर है, वहाँ पे आता है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों यूएनओ की, देखिएगा कुछ और फैक्ट बता दूंगा आप लोगों को दोस्तों। इसकी जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने देश शामिल थे दोस्तों? इसमें 50 देश शामिल थे। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ लेगा, डायरेक्ट पूछ लेगा कि कितने देश शामिल थे यूएनओ में। ठीक है दोस्तों, इसमें 50 देशों के जो मतलब देश शामिल थे, सबके सिग्नेचर हुए थे उस पर, मतलब एक लिखित में कुछ दिया होगा दोस्तों, उस पर 50 देशों के हस्ताक्षर थे। और जब ये हस्ताक्षर होने के साथ, जब द्वितीय विश्व युद्ध के जो विजेता देश थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध में जो देश विजयी रहे थे दोस्तों, उन सब ने मिलकर यूएनओ को अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से स्थापित किया था। मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते किसी के साथ, उसके लिए इस संगठन का निर्माण किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप लोग शेयर करते रहिएगा दोस्तों, मज़ा आने वाला है, बस आप लोग अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर शायद मिस्टेक हुई है, कुछ माफ़ी चाहेंगे उसके लिए, कुछ मिस्टेक हुई है उसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हुई है दोस्तों, सॉरी दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, इस आप लोग रिवाइज़ करके देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे शायद इस फैक्ट को लेकर मुझसे मिस्टेक हुई है दोस्तों। जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है दोस्तों, ये मैं बता रहा था 4 अगस्त 2009 को आया था, लेकिन दोस्तों ये लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है दोस्तों, इसे हम RT 2009 के नाम से जानते हैं, राइट टू एजुकेशन। उसी का मतलब होता है शिक्षा का अधिकार। ठीक है दोस्तों, और इसका जो चर्चा की गई है दोस्तों वो कहाँ पर की गई है? अनुच्छेद 21 का या 21A में की गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या बताया गया है दोस्तों? इसके अंतर्गत बताया गया है कि दोस्तों जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए। दोस्तों जो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से, ये केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ के भारत के जितने भी राज्य हैं दोस्तों, उन सभी में लागू कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यह 1781 में हुई थी। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? यह 1791 में हुई थी। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई दोस्तों, वो कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। कहाँ पे हुई थी दोस्तों? कलकत्ता में, जिसे आज हम लोग कोलकाता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। थोड़ा गला बैठा हुआ है, इसलिए साउंड उतना ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर जाते जाते दोस्तों आप लोगों को थोड़ा और जानकारी दे दूँ। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, यदि आप लोग दोस्तों यदि ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं दोस्तों, मैं मैथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने ट्रिकी मैथ्स के नाम से ही अपनी एक प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, जिसमें कम से कम आपको 80-90 वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन हैं वहाँ पर, जो भी हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो दोस्तों, आप लोग विदिन 5 सेकंड में उड़ा देंगे। विदिन 5 सेकंड, कैसा भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो दोस्तों। लेकिन लेवल में आपको बता दूं दोस्तों, ये टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड यूपी के जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जैसे TET हो गया, सुपर TET हो गया, या आपका यूपी लेखपाल हो गया, यूपी SI हो गया, जो आने वाला एग्ज़ाम है वो यूपी पैट है दोस्तों, उसके हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को आंसर विदिन 5 सेकंड में मिलेगा। बस आप लोग एक बार जाकर मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, जिसे मैंने ट्रिकी मैथ के नाम से बना रखा है दोस्तों। वहाँ पर बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे जो सुपर टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए डेली ऐसे ही वीडियो ला सकें। और दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए घंटी ज़रूर दबा दें दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, आप लोग PDF की टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, PDF आपको फ्री मिल जाएगी दोस्तों, बिल्कुल फ्री मिलेगी। इस वीडियो की PDF बिल्कुल फ्री मिलेगी। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमें हमारे व्हाट्सअप नंबर पर हाय हेलो के आगे PDF लिख कर भेज दीजिएगा, आपको PDF फ्री प्रोवाइड करा दी जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिखिएगा 9919596497, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर हाय हेलो आगे PDF लिख कर भेज दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जाते जाते आप लोगों को थोड़ा और बता दूं दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोगों के सामने थोड़ा सा एक पॉइंट लिया था, 2-4 मिनट का होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जो हमारा साइकोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बेसिकली हम ये सब साइकोलॉजी के अंतर्गत जो सब पूछा जाता है वही हम बता रहे हैं यहाँ पे। जीवन कौशल, शिक्षण कौशल से ही पूछ रहे हैं, जीवन अभिवृत्ति से, ये सब जो हम ऊपर आप लोगों को बताते हुए आए वो सब साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है दोस्तों। यहाँ पर मेन साइकोलॉजी से एक क्वेश्चन बार बार परेशान करता है दोस्तों, जो आपने नाम सुना होगा एक साइकोलॉजर का दोस्तों, जिनका नाम है लेव वाइगोत्स्की के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। उनसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, पाड़ के बारे में पूछा जाता है, पाड़। देखिएगा दोस्तों, मैंने नीचे लिया है, उसको नीचे लिया है, आप लोग समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने लेके आता हूँ, देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से समझिएगा दोस्तों, मज़ा आ जाएगा। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, इसको तो नोट कर ही लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, जिसे हम कहते हैं, कभी कभी पूछा जाता है कि मचान क्या है, पाड़ क्या है, ढांचा क्या है, स्कैफोल्डिंग क्या है। तो दोस्तों ये सब एक ही चीज़ है, पाड़ कह लो, ढांचा कह लो, मचान कह लो, या स्कैफोल्डिंग कह लो, यह अंग्रेजी का शब्द है, बाकी ये हिंदी से ही रिलेटेड है दोस्तों। इसमें हमारी लोकल बोली का है, जो हम बुंदेलखंड से हैं, हमारी बोली का भी है। जैसे कहते हैं पाड़, जैसे हम लोग छत बनाते हैं या सीमेंट लगाते हैं दीवार में, जो हम लोग दोस्तों बनाते हैं ना, भाड़ा शहरों में कहा जाता है, जैसे भाड़ा दोस्तों, भाड़ा कहा जाता है, भाड़ा भी कह सकते हैं। ये नाम लेकर भी पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि भाड़ा क्या है अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों क्या होता है स्कैफोल्डिंग, इसको नोट कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीजिए दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिएगा दोस्तों, क्या होता है पाड़, ढांचा, मचान, स्कैफोल्डिंग या फिर भाड़ा। देखिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं लेव वाइगोत्स्की, क्या बेहतरीन व्याख्या की है लेव वाइगोत्स्की ने। देखिएगा दोस्तों, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में विकास का एक ऐसा स्तर होता है जहां तक वह बिना किसी मदद से पहुंच जाता है, तथा बालक में विकास का एक दूसरा ऐसा स्तर होता है जहां वह स्वयं तो नहीं पहुंच सकता, लेकिन यदि कोई उसकी मदद करे तो वह उस विकास के दूसरे स्तर तक पहुंचने में सफल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बालक को एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचाने में जो सहयोग दिया जाता है उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, पाड़, ढांचा, मचान, स्कैफोल्डिंग या फिर आप कह सकते हैं भाड़ा, उसे ही कहते हैं ये सब। ठीक है दोस्तों, यह सहयोग बालक को कभी कभी देना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप उसको सदैव देते रहें। मान लो हम बच्चे को जो 2-4 दिन, हम छोटा बच्चा है उसको स्कूल पहुंचाने जाएंगे, अब उसको ऐसा नहीं है कि फिर हम डेली ही पढ़ता रहे तब तक डेली पहुंचाना जाए, फिर तो वो अपने आप से ही चला जाएगा। कहीं भी आप जाइएगा, जैसे गली मोहल्ले में कहीं शॉप पे कुछ लेने पहुंचाना है तो 1-2 दिन दिखा लाएंगे दुकान, बाकी का फिर वो अपने आप ले आएगा दोस्तों। वह सेम बिल्कुल बात यहीं पे कहा गया है लेव वाइगोत्स्की महोदय के द्वारा कि देखिएगा दोस्तों, जो बच्चा होता है, जो चाइल्ड होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर विकास का एक ऐसा स्तर होता है जहाँ तक वह बिना किसी की मदद से पहुँच जाता है दोस्तों। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो वो बिना किसी की सहायता लिए कर लेता है, लेकिन एक जो दूसरा स्तर होता है दोस्तों, जैसे देखिएगा दोस्तों, अभी छोटा सा बच्चा है तो उसको तो दूसरे की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन हम आप तो बड़े हो गए हैं दोस्तों, हम लोगों को उतनी हर चीज़ में दूसरों की सहायता की मदद नहीं पड़ेगी दोस्तों। ये आप खुद समझदार हैं, समझ लीजिएगा। छोटे से बच्चे को हर चीज़ के लिए दूसरे की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। कोई नया सीखने वाला हो, बिगिनर हो दोस्तों, तो उसको ज़रूरत पड़ेगी सीखने के लिए हर लेवल पर। लेकिन जो बच्चा है दोस्तों, वो उसके लिए हर
चीज़ को सीखने के लिए, पाने के लिए दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जो दूसरा स्तर है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है कि एक बार जैसे आप टीईटी की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको अब एक बार जैसे कोचिंग जाने लगे या पढ़ लिया कहीं, तो अब बार बार ऐसा तो नहीं कि बार बार कोई तुम्हें कोचिंग दिखाने आए, पढ़ाने आए, आपसे बार बार कहे कि पढ़ो। इतनी समझ तो हो ही जाती है कि अब हमें खुद पढ़ना चाहिए। वही होता है क्या, स्केप फोल्डिंग दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, एक स्तर तक तो बालक पहुँच जाता है, लेकिन दूसरे स्तर तक पहुँचने में उससे दूसरे की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब सहायता की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हेल्प की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो जो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा के लिए नहीं पड़ती दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा के लिए नहीं पड़ती, ये कभी कभी उसको देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए, ये हमेशा के लिए नहीं पड़ती। जैसे बालक कोई कुछ भी चीज़ कर रहा है दोस्तों, कुछ भी कर रहा है, यदि उसमें कोई गलती कर रहा है दोस्तों, तो हम उसकी सपोर्ट कर देते हैं दोस्तों कि बच्चे ऐसे करना है, ऐसे नहीं है, ऐसे करना है। तो दोस्तों वो एक बार में समझ जाता है कि हाँ, ऐसे बताया था सामने वाले अंकल जी ने, सर जी ने या पिताजी ने, किसी ने भी, दोस्त यार ने ऐसे बताया था कि ऐसे करना है। तो फिर वो दोस्तों बार बार वो चीज़ उसको बताने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही होता है एस्केप फोल्डिंग, मतलब सपोर्ट ही होती है एस्केप फोल्डिंग। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों के लिए नई जानकारी निकल के सामने आई होगी, बहुत सारी जानकारी निकल के सामने आई होगी दोस्तों। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग पीडीएफ को मैं बार बार कह रहा हूँ, पीडीएफ आपको तुरंत मिल जाएगी पीडीएफ बिल्कुल फ्री। ठीक है दोस्तों, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आप लोगों से इस वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आने ही आने हैं। ये आज लिखित में ले लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अभी ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी समझ में आएगा। बीच में मत भागिएगा, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय करिएगा, घर पे ही रहिएगा, सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, वो वैक्सीन लगवा लें और घर पे ही आराम करें और अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों। पैट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए भी तैयारी करते रहें, जो 20 अगस्त को आने वाला है दोस्तों। और दोस्तों, ये मेरा बर्थडे स्पेशल था दोस्तों, जो 10 अगस्त है दोस्तों, 10 अगस्त 1991 दोस्तों। ये मेरा क्या है, बर्थडे, मतलब डेट है बर्थडे, ये सन जन्म का है। ठीक है दोस्तों, आज मेरा बर्थडे था, इसलिए आपके लिए बर्थडे स्पेशल लेके आया हूँ मैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप एंजॉय करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस नाइट, बाय, थैंक यू।